तो देख लीजिए अब आप। तो बेटा कल मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया गया था। अब 15 तक किसी को क्वेश्चन पूछना है, पूछ लीजिए आप। पंद्रह तक कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? सर एक 11 वाला बता दीजिए। 11 वाला बेटा वो पार्शियल फ्रैक्शन था, उसमें क्या बताना था मुझे? ये था क्वेश्चन वो 2x² प्लस एक्स अपॉन का x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 था। तो हमने इसमें से x² कॉमन लिया था। सर नहीं, यहाँ पे आपने 2 कैसे करा है लास्ट में? यहाँ पे हाँ, ये कौन पर 2 किया? यही वाला तो। सर नहीं नहीं, वहाँ पे पहले वाले जो आपने स्टार्टिंग से क्वेश्चन किया नहीं है, वहाँ पे नीचे 2। ये 2 लिखा है हमने तो बस। हाँ सर, यहाँ पे ऊपर से सर यहाँ से सॉल्व। एक्स एक्स आ रही है, यहाँ आपने एक्स 2x माइनस प्लस 1 कर दिया। एक्स की वैल्यू -1 दे रखी है, -1 रखी है। -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो माइनस 1। इधर 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 +1 में +1, ऊपर एक्स है, नीचे +1 कर दी है। ये बेटा एक्स की वैल्यू -1 मानी है, रखी है ना इसमें 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या समझ में नहीं आया, बात क्या कहना चाह रहे हो तुम? 2x² प्लस एक्स है, 2x² प्लस एक्स ही लिया है मैंने। चलिए अब आ गया। कोई प्रॉब्लम पूछ लेना आप अलग से, ठीक है? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ भी। 2x² प्लस एक्स है बेटा, एक्स प्लस भी एक्स प्लस 1 c(x² प्लस 1 था। इसमें क्या किया आपने, पहले मल्टीप्लाई कर दिया है हमने सबको। अरे यार, एक क्वेश्चन गलती यहाँ पर हुई है हमारी। ये एक्स का 1 कैसे कर दिया हमने? ये एक्स था, हाँ सर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये एक्स आएगा। पूरा क्वेश्चन गड़बड़ी है, ठीक है? और जिसने किया होगा वो सही करा होगा। एक्स के लिए -1 लगाएंगे ना, 2 -1 1 आएगा यहाँ पर। पूरे क्वेश्चन गड़बड़ी होगी, पूरे क्वेश्चन शुरू से एंड तक 1 आ रहा है यहाँ पर तो भाई। सी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी फिर। क्या करूं, दोबारा करूं क्वेश्चन को, क्या काट के अब? सर ये मैं स्टेटमेंट मैंने दोबारा किया था, इसमें ये लगा था, पता नहीं सर ने कैसे कर दिया। पूरे क्वेश्चन गड़बड़ी है, फिर पूरे क्वेश्चन गलत है अब तो ये। दोबारा करूं 11 वाला? बता दो सभी लोग, बताओ क्या करूं 11 वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो कर लीजिए, जिसका हो गया होगा वो आज शेयर कर दे, जिसका हो गया हो, है ना? हाँ तो फिर कर लें सही। वो गलती कुछ यहाँ पर प्लस एक्स की गलती हो गई है। चलिए अब आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन ये था बेटा, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। 9 वाला क्वेश्चन बेटा अभी एट 1 -1 था। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म एक तरफ, वाई वाली टर्म एक तरफ। बाई डी वाई अपॉन वाई प्लस 2 एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, ये वाला हो गया था। अब इसका इंटीग्रल करना है आपको, बस डिवाइड कर देना पड़ेगी आपको यहाँ पर तो। वीडियो क्लियर नहीं आ रही? सबको वीडियो क्लियर नहीं आ रही? आ रही है बेटा?
ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ने अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाई डी वाई था, बाई प्लस टू था अपॉन में, डिवाइड किया हमने, तो 1 माइनस का 2 अपॉन बाई प्लस टू, इधर का डिवाइड करके आ गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स। पहले मैंने समझ में आ गया, ये तो डिग्री बराबर हो जाती है तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बाई डी वाई अपॉन बाई प्लस टू, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स था, तो डिवाइड करने के बाद जो बन गया वो निकाल लिया आंसर, 1 माइनस का 2 अपॉन बाई प्लस टू, ये 1 प्लस 2 अपॉन एक्स सॉल्व होकर आंसर आ रहा था। 1 प्लस तो -1, तो सी की वैल्यू आ गई -2। ये हो गया क्वेश्चन, एक्स प्लस 2 लॉग एक्स -2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था। अब कोई कंफ्यूजन किसी को, यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन था ऐसे तो ये वाला। हम क्या करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन में, बाई वाली टर्म एक तरफ, एक्स वाली टर्म एक तरफ, उसके बाद डिवाइड, जब डिग्री बराबर हो जाती है दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस का 2 अपॉन बाई प्लस 2 था, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, तो 1 का इंटीग्रल बाई माइनस का 2 लॉग बाई प्लस 2, 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस 2 लॉग एक्स प्लस सी, 1 को -1 रखने पर सीधा आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 17, कोई नहीं पूछ रहा था। देखिए इस क्वेश्चन में एक 9 वाला क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने मुझसे, 9 वाला देख लीजिए आप। तो डी वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स था, डी वाई का इंटीग्रल बाई, अब साइन इनवर्स एक्स का कैसे करेंगे आप, इंटू 1 माने कर लो चाहे इनवर्स, और ये सेकंड हो गया था, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड इंटीग्रल बेटा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसमें क्या करूंगा, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना था, डी टी अपॉन -2। टी की पावर -1 अपॉन 2 इंटीग्रल क्या होगा, 1/2, अंडर रूट टी में क्या आएगा, ये वाला होगा क्वेश्चन बस। ठीक है बेटा, 9 वाला क्वेश्चन भी हो गया यार, आपने पूछा था 9 वाला कर दिया मैंने। आप लोग बोला करो प्लीज, कोई नहीं बोल रहा, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, क्वेश्चन पूछा पर रेस्पॉन्स भी नहीं दिया, हाँ ना क्या करना है क्या नहीं करना। आ गया था, समझ में आ गया। थोड़ा सा रेस्पॉन्स आप भी दे दिया, कोई भी रेस्पॉन्स दे दो बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। ठीक है, एक कर्व है बेटा 0, -2 से पास हो रहा है, गिवन दैट at any point xy on the curve the product of slope of its tangent and बाई कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट कह रहा है मल्टीप्लाई किसका, बाई कोऑर्डिनेट और स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको ध्यान हो चैप्टर 6 में पढ़ाया गया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला dy अपॉन dx होता है और बाई का मल्टीप्लाई।
इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा, बाई डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू एक्स हो गया था। बस इंटीग्रल करके एट 0 -2 सी की वैल्यू 2 थी, रख देंगे, आंसर आ जाएगा बस। ये आंसर हो गया, खत्म। ठीक है बेटा, फर्स्ट स्टेप में बेटा ये दे रखा था, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड बाई कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट मतलब कि बाई, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा, तो इक्वल एक्स लगा दिया आपने, तो वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स डी एक्स। आंसर बस। क्वेश्चन नंबर 18, at any point x, y of a curve, the slope of tangent is twice the slope of the line। स्लोप है किसका, joining the point of contact -4 को -3, मतलब कि x और y का स्लोप क्या निकलेगा इसका, आपको मालूम होगा, by2 - by1 अपॉन x2 - x1। ये दो पॉइंट दे रखे हैं ना, एक पॉइंट दे रखा है -4 को -3, x y। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, by2 - by1 अपॉन x2 - x1। और क्या दे रखा है बेटा में, slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact -4 को -3, find the equation of the curve given that it passes through -2 1। अब ये दे रखा है, ये पास कहाँ से हो रही है, -2 1 से पास हो रही है बस। इसका इंटीग्रल करना है आपको बस, तो log बाई +3 बस, log c ले लेंगे, सो आंसर आ जाएगा। आपको बताया गया था ना मेथड ऑफ सेपरेशन में, बाई वाली टर्म एक तरफ, एक्स वाली टर्म एक तरफ, अब log आ रहा है तो कांस्टेंट भी log के टर्म में लेंगे हम। ये वाला स्टेप समझना था इस क्वेश्चन में, ये स्टेप कहाँ से आया है, ये वाला टर्म कहाँ से आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप। स्लोप कहा गया, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एट प्लान पासेस थ्रू द -4 -3, तो बाई +3 अपॉन एक्स +4 था, सही सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब तो कल स्टेप लिख दूंगा, log बाई +3 log x +4 का होल स्क्वायर एट -2 1 दे रखा है। c इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। रख करके सर, अब बोर्ड पे कैसे पढ़ाऊं मैं, बच्चे अटेम्प्ट करते नहीं क्लास को, मेरा मन अब बिल्कुल इसका, आज 10 11 बच्चे हैं सर, समझ लो क्लास में कितने बच्चे हैं ये,
मन ही नहीं करता भाई, मेरा भी तो मन नहीं करता, बहुत जबरदस्ती से पढ़ा रहा हूँ बस, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था इसलिए खत्म करना चाह रहा हूँ, खत्म हो गया सबका सिलेबस भाई, किसी का अटके नहीं मेरी वजह से। एक तो मुझे सही था, मुझे तो कोई वो है ही नहीं रहा कि बच्चे अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे, कोशिश करते नहीं है। जिसका मन होता है वो कभी ज्वाइन कर लेता, कभी नहीं ज्वाइन करता है। बोर्ड पे तो जब पढ़ाऊँ मैं, इस चैप्टर 10 और 11 तो बोर्ड पे ही हो पाएंगे ये तो। अगला जब तक आपको मैं 10 और 11 में तो 3D फिगर्स हैं सब, कैसे दिखाऊंगा आपको मैं, मेरा एक हाथ से तो हो ही नहीं पाएगा। प्रॉब्लम तो हो रही है मुझे मालूम है। चलिए कोई बात, क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं अब हम। द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून है बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट स्पीड। आप एक बात समझना कि एक बैलून है स्पेरिकल शेप में, उसमें हवा पंप की जा रही है, एयर पंप की जा रही है अंदर की तरफ एट ए कांस्टेंट रेट। इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। मतलब स्टार्टिंग में जब बैलून को चेक किया गया था ना, जब लिया गया बैलून, कंडीशन ली गई है, बैलून किस शेप में था, स्टार्टिंग में उसकी रेडियस क्या ली गई है बेटा, 3 यूनिट ली गई है एट टी इक्वल टू 0 पर। इमेजिन करना आप, एक बैलून है हमारे हाथ में स्पेरिकल शेप में, उसका स्टार्टिंग में रेडियस 3 यूनिट है जब टाइम स्टार्टिंग किया गया है हमारा। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट। अब इसमें एयर पंप की जा रही है, तो एयर पंप करने के बाद इसकी क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मतलब कि ये बढ़ गया, इसका साइज बढ़ गया है। और साइज कितना बढ़ गया है, ये इसकी रेडियस हो गई 6 यूनिट इन टी इक्वल टू 3 सेकेंड में। फाइंड द रेट ऑफ बैलून आफ्टर 3 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि अगली कंडीशन, सर्कल बनना है ये वाला स्पेयर, कि टी सेकेंड बाद इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, कि इसकी रेडियस निकालनी है आपको। टी इक्वल टू टी पर आर की वैल्यू निकालनी है। बात समझे आप, कि ये दे रखा है मैं कि एक बैलून है जिसका इनिशियल स्टार्टिंग में वो कितना यूनिट का है, रेडियस उसका 3 यूनिट है। 3 सेकेंड बाद उसकी रेडियस कितनी हो जाती है बेटा, वो 6 यूनिट हो जाती है। तो टी सेकेंड बाद उसकी रेडियस कितनी होगी पता करना है आपको। तो देखिएगा, अब दे क्या रखा है, द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। चेंज एट ए कांस्टेंट रेट ये दे रखा है। द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून, जो स्पेरिकल बैलून है वॉल्यूम उसका जो चेंज हो रहा है, चेंज किसके रेस्पेक्ट में, वो टाइम के रेस्पेक्ट में। ध्यान हो तो मैंने 6.1 में भी समझाया था मैंने आपको, जब कुछ भी ना दे रखा हो तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज करते हैं हम, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है वो। अब वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या कर रहा है, डी डी टी ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 3r² dr/dt। तो आर स्क्वायर का अब इंटीग्रल कर देंगे हम, के टी प्लस सी। बात समझ में आई नहीं आई, देखो पहले हमें क्या दे रखा था, वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है ना वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, मतलब dv/dt की वैल्यू k दे रखी है, और dt ऑफ क्या दे रखा है वॉल्यूम का, 4/3 पाई r क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, k कांस्टेंट दे रखी थी हमें। ये वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब का 3r² dr/dt कट के dt हो गया था इनिशियली में।
रेडियस कितनी है 3, कितना आ गया सोल्व करके 27/3 936 पाई रख देंगे अब वैल्यू। बात समझ में आई नहीं आई आपको कि स्टार्टिंग में क्या दे रखा है बेटा, स्टार्टिंग में जो बैलून पंप मतलब कि वो फुलाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, उसको एयर इंजेक्ट की जा रही है इसके अंदर। तो इनिशियली में t इक्वल टू 0 पर रेडियस 3 यूनिट दे रखी थी, 3 कंडीशन दे रखी है, तीनों कंडीशन लगानी पड़ेंगी इसमें। पहले पहली कंडीशन लगाई है मैंने, इसी की रिपोर्ट कर दी। अब आगे क्या होगा क्वेश्चन में, तो एट t इक्वल टू 3 पर बेटा r की वैल्यू 6 दे रखी है, लगा दूंगा मैं। t इक्वल टू 3 पर r के लिए 6 दे रखी थी, लगा दी वैल्यू हमने। कितना आ जाएगा 216 था, 272 टू 4 जा 288 पाई। तो माइनस करने पर आ गया 252 पाई, के का डिवाइड करते ही आ गया। फिर दोबारा रख देंगे वैल्यू, इसी कुछ रख दूंगा, फिर दोबारा वैल्यू लिख दूंगा। जैसे इसमें रखी पहली कंडीशन पहले रखी थी, अब सी के लग दी, मतलब कि जो जो हमने कांस्टेंट माने गए ना, सबकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसमें एक सी कांस्टेंट और एक के है, सी की वैल्यू पहले स्टेप में निकला, अब के की वैल्यू निकालनी थी मुझे बस। तो फ्रॉम 2 से कितना आ रहा है आंसर, 4/3 पाई आर क्यू के टी प्लस 36 पाई। 4 से काट देता हूँ मैं, तो रेडियस निकलवा रहा था। ये आंसर आ गया फाइनली, चेक कर लेना आंसर। एक बार समझा दूं क्या मैं, क्वेश्चन अब बहुत बोरिंग है ये, तीनों ही क्वेश्चन अजीब है, 20-21 वाइज भी ऐसे ही है। देखिए चलिए, तो बेटा बस ये दे रखा था, वॉल्यूम जो स्पेयर का जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा था। और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यू लगा दिया हमने, आर क्यू का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, 3r² dr/dt, के डी टी था। आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, r³ 3 के टी प्लस सी। अब बस वैल्यू लगती चली जानी है हमें, क्योंकि दो कांस्टेंट है ना इसमें, दो बार वैल्यू रखनी पड़ी हमें, इसलिए t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3 रखने पर सी क्या आ गई, के क्या 84 पाई बस। चलिए भाई समझ में नहीं आया बता देना आप लोग, कोई बोल तो रहा नहीं है, एक दो बच्चे बोलते हैं, रेस्पॉन्स किया एक दो बच्चों ने बस। अब आया नहीं आया अब आपकी प्रॉब्लम है, आप बोलते तो है नहीं आप लोग, तो मुझे क्या पता पड़ रहा है भैया, कहाँ समझाऊं कहाँ नहीं समझाऊं मैं। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस continuously at the rate of r% per year। प्रिंसिपल जो इंक्रीज हो रहा है बेटा वो कितना हो रहा है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस मतलब कि जैसे हम किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं हम, तो जो इंटरेस्ट मिलती है वो किस पर मिलती है, वो मिलती है हमारे प्रिंसिपल पर, हमने कितने पैसे जमा किए हैं। अगर मैंने 1,000 रुपये जमा किए तो मुझे 1,000 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगी।
अगर आपने 10,000 रुपये जमा किए हैं तो 10,000 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगी। जैसे पैसे वैसी इंटरेस्ट होती है, उतनी ज्यादा ही मिलेगी। ज्यादा पैसे ज्यादा इंटरेस्ट, कम पैसे कम इंटरेस्ट, मतलब कि आर एक रेट फिक्स होता है लेकिन उसका। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, अब क्या निकलवा रहा है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू। तो इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, ये दे रखा है। अगर 100 रुपीज डबल हो जाते 10 सालों बाद, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में जो है ना, उसने कितने रुपए जमा किए, सिर्फ खाते में 100 रुपए जमा किए हैं बेटा। पर वो कह रहा है 10 सालों बाद जाकर के हमारे पैसे क्या हो रहे हैं, वो डबल हो रहे हैं। तो आर की वैल्यू पूछ रहा है वो, जबकि दे क्या रखा है, log 2 की वैल्यू 0. तो आर अपॉन 100 dt हो गया बस। आपने समझा, नहीं समझा कि प्रिंसिपल चेंज हो रहा है 8% की रेस्पेक्ट से। आर इंटरेस्ट जो मिलेगी ना प्रिंसिपल पे मिलेगी, इसलिए प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई किया हमने, डीपी अपॉन पी, आर अपॉन डी टी। log 100 आर अपॉन 100। log 100 था ये वाला। अब माइनस कर देंगे इधर ले जाकर के, माइनस करने पर ये अपॉन में चला जाएगा, आपको मालूम होगा। दस सालों बाद प्रिंसिपल 200 हो रहा है। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो आर की वैल्यू हो गई, मतलब कि 6% की ब्याज मिल रही है बैंक में बस। अब बात समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या था बेटा, वो कि हमें डीपी अपॉन डी दे रखा है हमें R% ऑफ पी। प्रिंसिपल जो इंक्रीज हो रहा है वो R% पे मिल रहा है हमें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर निकलवा रहा है। जबकि इनिशियली उसने कितने रुपए जमा किए बैंक में, 100 रुपए। 10 सालों बाद जाकर के वो 200 रुपए हो रहे हैं बेटा, और log 2 की वैल्यू दे ही रखी थी। तो आपको मालूम है डीपी अपॉन डी टी, R/100 पी। तो पी वाले एक तरफ और टी वाले टर्म एक तरफ बस। अब वैल्यू लगाई है मैंने। वैल्यू क्यों लगाई है, दो दो बार वैल्यू क्यों दे रखी है, क्योंकि एक आर की वैल्यू निकालनी है और एक सी की वैल्यू निकालनी है। दो दो कांस्टेंट आ गए इसमें, तो दो दो वैल्यू लगानी पड़ी, 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़ती है। मैं ऐसे क्वेश्चनों में जितने कांस्टेंट उतनी बार वैल्यू पुट करेंगे आप। क्वेश्चन में दे रखा होगा सब, ठीक है बेटा। ऐसे ही 21, ऐसे 22 है, देख लो पता कर देता हूँ चलो। 22 बिल्कुल, 21 भी बिल्कुल 22 की तरह है। 21 वाला भी बिल्कुल 20 का भाई है। देखो इसमें 5% क्लियर दे रखा है, पहले R% ऑफ पी दे रखा था, अब क्या 5%। तो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है वो 5% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। अब 1,000 रुपये जमा किए गए हमारे, अब हाउ मच विल इट वर्थ रुपी आफ्टर 10 ईयर्स। तो पूछा 10 सालों बाद कितना प्रिंसिपल होगा, ये निकलवा रहा है हमसे। जबकि ई की पावर 0.5 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देख लीजिए, बस वही अलग कर लेंगे पैसे तरह। डीपी अपॉन पी, कर लो भाई, क्या करें फिर। 1/20 टी प्लस सी। अब
t इक्वल टू 0। परसों कल फिर पूछेंगे, कोई ना कोई पूछ ले, बता दो मैं तो खत्म करूं। बस सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है क्वेश्चन ये। टी क्या निकलवा, टी के 10 रख दो बस। ये log 1000 वैल्यू आएगी ना, टी इक्वल टू जी पर पी के 1000 लगाई थी हमने, log 1000 आ गया, तो log p अपॉन 1000 इक्वल टू t अपॉन 20 हो गया था। तो सॉल्व कर लो, चाहे सॉल्व प्रॉब्लम हो रही हो तो। log p अपॉन 1000 इक्वल टू 10 अपॉन 20। अब ऑन टेकिंग एंटी लॉग, e की पावर 1/2, मतलब कि बस थोड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है पहली लाइन लिखने में बस, फिर कुछ भी नहीं है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना कोई भी बेटा। क्लियर है सर, क्लियर है। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब कि स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया है ना, जो पी सपोज करो उसकी वैल्यू 1 लाख दे रखी है हमें। अब द नंबर ऑफ इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे बाद जस्ट कितने हो जाते, 10% बढ़ रहे हैं वो, तो 1,10,000 हो गए वो। अब पूछ रहा है वो इन हाउ मेनी आवर्स, टी टाइम बाद पूछ रहा है वो। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। समझे आप, इनिशियली बैक्टीरिया कितने थे, 1 लाख थे, 2 घंटे बाद 10% बढ़ जाते हैं, 2 लाख होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। जबकि दे क्या रखा है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रिंसिपल इज, मतलब कि बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द जितने प्रेजेंट है, पी प्रेजेंट थे वो। तो डीपी अपॉन डी टी, इसको के क्या मतलब आपको मालूम है, इन कांस्टेंट मान लेते हैं के। अब सॉल्व कर लेना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 23 भी हो जाए खत्म, ऐसे ही करना, बेल रखनी है बस, 2 बार इंटीग्रल करना है आपको। बस एक्स खत्म कर लेना, कल आगे बढ़ जाएंगे। भैया बच्चे से पूछ लेता हूँ आज मैं, क्या हो कितने बच्चों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो फिर ये बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, 10 बच्चे हैं सिर्फ, बताओ। नहीं है कोई बात नहीं, तो हम कराएंगे, हम तो कोर्स पूरा कराएंगे, कोर्स खत्म करूँ मैं। चलिए ठीक है, हुआ कुछ नहीं है, बच्चे आज आ ही नहीं रहे, बच्चे क्यों नहीं आ रहे, 4-5 दिन से देख रहा हूँ बच्चे कोई आना ही नहीं चाह रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है, इसलिए बस। चलो ओके, ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरा करनी है आपको, कंप्लीटली एक्सरसाइज करनी है सब लोगों को अब। हाँ